आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सबकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी और आप सभी अभी रिवीजन के प्रोसेस में होंगे। तो आपके इसी रिवीजन को मजबूत बनाने और आपका जो आने वाला पेपर है उस पेपर के पैटर्न की जानकारी देने के हिसाब से हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, आज उसके 8वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज देखते हैं कि इस पेपर में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल आपका ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है एक बस पहले आधे घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, बाद में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 290 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय, मतलब कुल समय की बात की जा रही है, जिसमें पहले आधे घंटे वो 100 किलोमीटर चली। तो सीधी सी बात है कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चल रही है तो आधे घंटे में वो कितना चल जाएगी भाई? तो आधे घंटे में सीधी सी बात है 50 चलेगी। 290 में से 50 चला गया 240, 80 की चाल से मतलब 3 घंटा ये और आधा घंटा ये, उत्तर तो आपका 3.5 घंटे। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आधे घंटे में तय दूरी, आधे घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी? ये 1/2 गुणे 100, चूंकि चाल तो 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 50। अब शेष दूरी कितनी है? शेष दूरी कितनी है? शेष है 290 में से 50 घटा दिया तो टोटल कितना हो गया? 240। और यहां पर जो आपका समय लगेगा तो यहां पर 240 किलोमीटर की दूरी है 80 की चाल से, तो 80 या 240, तो अब 3 घंटे ये प्लस आधे घंटे ये, मतलब टोटल आपका जो समय लगने वाला है वो लगने वाला है 3.5 घंटे, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं लगाने के लिए, क्योंकि ये सवाल मेंटल कैलकुलेशन से आप बहुत आसानी के साथ कर सकते थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है 1200 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो 2 वर्ष का जब भी मामला होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मामला है 2 और 1 का। दर कितनी है? 10, और यहाँ पे आप कर दीजिए 10 का स्क्वायर। अगर तीसरा भी होता तो 10 की घाते 3, तो ये 10 दूनी 20 और प्लस। अब आप देखिए ये 10 का स्क्वायर के नीचे बटे 100 रहता है, आगे वाले में 4 जीरो लगना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? ये 100, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब टोटल कितना है? 21%। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? ब्याज। मतलब जब 1% की वैल्यू कितनी है? 12, क्योंकि इसको हम 100% मान करके चलते हैं, तो 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 गुणे 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 252 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस सवाल में भी ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग अक्सर कर रहे हैं और करते ही रहते हैं। यहाँ ये भी हो सकता था कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कहानी है 10 और 11 की, 2 साल का मामला है, तो ये हो जाएगा, मतलब 100 से कितने रुपए हो रहा है? 121 रुपए, मतलब ब्याज कितनी मिल रही है? 21, और 21 में गुणा किसका करना है? 12 का। अब आपको चाहिए तरीका अपना लो, चाहिए तरीका अपना लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, 2 साल तक के लिए तो यहाँ ठीक है, लेकिन अगर मामला 3 साल का हो और अगर परसेंटेज ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए 103 का मामला हो, 104 का मामला हो, तो बेहतर यह है कि आप उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है एक पुस्तक पर 1900 रुपए का मूल्य अंकित है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 20% का लाभ होता है पुस्तक का क्रय मूल्य। यहाँ पर एक बात आप समझिए, जो मूल्य अंकित किया जाता है वो अंकित मूल्य होता है, और जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे छूट की बात करते हैं, वो जो छूट आपको मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है, और उसको जो लाभ हानि होता है वो किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। अब आप देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए किसी चीज का 100 रुपए है, अगर उसमें 10% की छूट दे दिया तो मतलब वो सामान बेचा कितने का? उसने 90 रुपए का। अब अगर 90 रुपए का सामान उसने बेचा, मतलब 90 क्या है? आपका विक्रय मूल्य। ठीक इसी तरीके से अगर वो सामान सपोज 80 रुपए का खरीदा गया था, तो उसको लाभ कितना हुआ? 10 रुपए। मतलब अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? विक्रय मूल्य। इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं? समान। ठीक है, अब आप देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो अंकित मूल्य में अगर उसने 10 की छूट दे दी, मतलब मामला किसका हो गया? 90 का। ये अंकित मूल्य की बात हो रही है। 20 का लाभ अगर उसको हुआ, मतलब मामला किसका हो गया? 120 का, और ये सीपी है। बस यहां से आप MP/CP निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 120 अनुपात 90, 0 से 0 कैंसिल,
4 और ये 3। अब आप देख लीजिए अंकित मूल्य है 4 तो क्रय मूल्य कितना है 3। 1900 रुपए का मूल्य अंकित है, मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी है 1900। अब आप देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप देखिए 19 को आप 1900 मत देखो, 19 गुणे 100 देखो, तो ये कितना हो जाएगा 25। मतलब ये कहानी है 19 गुणे 25 की। अब आपको इसमें गुणा करना है, मतलब 3 गुणे 19 गुणे 25। 19 दिया 57, 57 गुणे 25 तो 25 सत्ते 175, 5 17, 25 पंचे 125 और 7 132 और 10 142। आपका उत्तर हो जाएगा 1425 रुपया दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। और इस सवाल में भी ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको यह ध्यान में रखना है कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद के मूल्य के बराबर होता है। 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 26% की छूट देने के बाद 26 की अगर छूट दे दी गई है, इसका मतलब यह है कि अंकित मूल्य 74% हो चुका है। ठीक है, 14,430 रुपए है। तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, पहली बात तो ये 5 की गई है, तो इस 5 को कैंसिल करके आप पहले इसको 1 का कर लो, क्योंकि सभी का मान तो बराबर ही होगा। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। ये मतलब एक की वैल्यू है 2,886 रुपए। जो भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। पांचों ब्लूटूथ का क्रय मूल्य एक था, पांचों ब्लूटूथ पर छूट भी एक ही दी जा रही। अब आपका मामला ये हो गया, क्योंकि लास्ट में आपसे एक उपकरण का पूछा हुआ, इसलिए हमने एक का ही कर लिया। अब आपसे जो बोला 26% की छूट, मतलब मामला है 74% का। तो 74% की वैल्यू कितनी दे रखा है 2,886 रुपए। अब आप इसको चाहो तो डायरेक्ट काट लो, और डायरेक्ट नहीं काटना है तो ये कटेगा किससे, 2 से तो कट ही जाएगा, तो ये 37 आ जाएगा। 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 क्या 37 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 3 बार। 37 एक ऐसा नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा, 37 गुणे 3 बराबर 111 और 67 गुणे 3 बराबर 201। बहुत ही काम का डाटा है ये। तो 37 गुणे 3 111, 33 बचेगा 333। तो अगर 3 बराबर 111 है, मतलब मामला है 9 बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी है 39 रुपए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा, तो अंकित मूल्य पूछ रहा, तो जब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100%, तो यहां जब डबल जीरो बढ़ेगा तो यहां भी डबल जीरो बढ़ेगा, मतलब आपका उत्तर है 3,900। और कहां दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, अगला सवाल ये रहा। ठीक है, सवाल आपको बोल रहा है एक दुकान द्वारा एक वस्तु को 20,240 रुपए में बेचकर 8% की हानि होती है। हानि, लाभ नहीं हो रहा है, हानि होती है। उसे 12% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हानि हो रही है, मतलब 8 की हानि हो गई, तो 100 में 8 घटा दिया तो बचा कितना 92%। और 92% की वैल्यू कितनी दी गई है 20,420। ठीक है, यहाँ एक बात और भी है, बच्चे हमारे ये भी सोच रहे होंगे 4 दूनी 8 ये रहता है, 4 दूनी 8 और ये 25, मतलब मामला किसका है 25 में से 23 का। बात बराबर है, चाहे आप परसेंटेज में कीजिए चाहे आप इसमें कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए उसे 12 का लाभ चाहिए। 12 का लाभ चाहिए, मतलब कहानी है आपकी 112%। यही तो स्थिति है। ठीक है ना, 92% आपको दिया गया है, 112% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको अगर मैं काटूंगा तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, मैं इसको 4 से ही सीधा काट देता हूँ ना, 23 चौके 92। ये आसान रहेगा, 4 त्याई 12, 4 दुनिया था 23 चौके 92 नहीं कट रहा। ठीक है, 23 चौके 92, 4 लास्ट में कटेगा ही, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 शून्य, 4 पंचे 20, ये हो गया। मतलब 23% की वैल्यू ये है, और आपसे 112% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ये डायरेक्ट और कट जाएगा क्या, देखें जरा, 23 दूनी 46, 5 बचेगा 23 दूनी 46, 4 बचेगा 20,000। ओ हो, पूरा डाटा ही गलत ले लिया, 420 कर दिया हमने, 240 था। मतलब 92% की वैल्यू है 20,240 रुपये। 4 से काट रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 23%। इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 शून्य, 4 छंग 24 और ये। ठीक है, 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 220 रुपए। ये 1% की बात हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है 112%, तो 112% बराबर कितना हो जाएगा 220 गुणे 112, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 और 4 26, 22 एकम 22, 22 और 2 24, 24,640 रुपए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन नंबर
एक में, मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा 24,640 रुपीज। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, मतलब दीपक और राजू के बीच का जो मामला है, दीपक इस टू राजू के बीच का जो मामला है, ये अगर 100 है, दीपक का वेतन राजू के वेतन से, मतलब ये अगर 100 है तो ये कितना है 120, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ये 5 है तो ये 6। अब हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1/5 कर देते तो 6 5, बात तो बराबर ही है। अब आपसे बोल रहा है दीपक 18,000 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 48%, दीपक की बात हो रही है, और आपसे पूछ किसका रहा है, राजू का। मतलब इसकी कहानी ये है कि 48% की वैल्यू कितनी है 18,000 रुपया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 चौके 48, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 1500 रुपया। ठीक है, तो इसका जो आय है ये कितनी हो जाएगी 100%, मतलब यहाँ कितने का गुणा है 25 का, तो यहाँ भी गुणा होगा 25 का, तो 25 पंचे 125 और 25 एक कम 25 और 12 37, 37,500 रुपये। ये किसकी वैल्यू है 6 की, 6 की वैल्यू कितनी है 37,500। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 37,500 बटे 6 और गुणे 5। चाहे आपको नहीं काटना तो यही काट लीजिए, 6 हम 36, 1 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, बस इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणे 6,250, 5 में 625 का गुणा होता है तो 31 25 आता है, एक जीरो लगा हुआ है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 31,250 रुपए। सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको बचत दी गई थी 48% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालनी है, और ये जो वैल्यू है ये 6 के बराबर है और 5 की वैल्यू आपको निकालनी थी, यही सवाल का बेस था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची, उसे 54 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जिसके भी बराबर लाभ होता है, 154 कुर्सियां खरीदी, क्या बेची, 154 बेचा तभी होगा जब उसने 154 खरीदा होगा। यहाँ सवाल ये भी बोल सकता था कि 54 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है ना, तो मैं फिर क्रय मूल्य को 1 रुपए प्रति वस्तु मान लेता, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, मतलब इसका जो टोटल एसपी है, जो इसका टोटल विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा 154 रुपया। ठीक है, और लाभ जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 54 रुपया। अब आप देखिए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, मतलब 154 माइनस 54 बराबर कितना 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ और बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना 100, मतलब सीधा सीधा उत्तर कितना है 54%, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस यही एक बात याद रखनी है कि जिसके बराबर लाभ या हानि हो रही है उसकी कीमत को हम 1 रुपए प्रति वस्तु मान लेते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सवाल अलजेब्रा का है। कैसे है देखिए, साइन एक्स और कॉसेक एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स को मैं 1/sin x तो लिख ही सकता हूं। अगर मैं इसको a मान लूं, मतलब पूरी कहानी ये है कि a प्लस 1/a बराबर कितना होता है 2, और अगर कंडीशन ऐसी है तो a की वैल्यू को मैं कितना मान लेता हूं 1। तो अब आप चाहे आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा जाए, चाहे a क्यों मतलब घात कितने की भी लगी हो, उत्तर हमेशा कितना हो जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, सवाल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में रहा है, लेकिन वास्तव में सवाल है किसका, अलजेब्रा का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछा जाए तो आप सभी में दशमलव को बराबर करके सबसे पहले आप दशमलव को हटा दीजिए। मतलब ये हुआ, यहां पर आपसे बोल रहा 3.6, 1.8 और 0.144। अब देखिए यहाँ 3 में लगा हुआ, तो इसको भी 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं। अब आप इसको हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3600, ये कितना हो जाएगा 1800 और ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब देखिए 3600 के अंदर 1800, तो 3600 को पूरा पूरा वैसे ही काटेगा। 144 भी 36 नहीं है 144, सॉरी 36 चौके 144
और 36 ये 100 आ जाएगा, तो 144 भी 3600 के अंदर ही है। देखिए 144 भी, देखिए 3600 को अगर आप गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 1800 3600 तो आपको दिख रहा है। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 तो आएगा ही आएगा। अब 36 है तो 9 चौके 36, तो ये 2 गुणे 2 ये भी आ जाएगा और 3 गुणे 3 ये भी आ जाएगा। ये 4 बन गया, ये 9 बन गया। अब देखिए 144, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नहीं है 144, मतलब 144 भी इसके अंदर है। मतलब आपका एलसीएम है 3600। 3600। अब देखिए 3 अंकों में दशमलव है, 3 अंक में आप दशमलव लगा दीजिए, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3.6 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो दशमलव वाले सवालों का एलसीएम और एचसीएफ तभी निकाला जाना चाहिए जब उनके दशमलव हटा करके आप सभी में दशमलव बराबर करके दशमलव को हटा दीजिए और बाद में आप उसी जगह पे दशमलव लगा दीजिए, लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। संख्या 9 से विभाज्य। अब 9 का रूल क्या कहता है भाई, 3 और 9 का रूल बहुत एक जैसा, मतलब बिल्कुल एक जैसा ही है, और वो क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी, 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 5 5 10 3 13 13 9 22 8 30 6 36 यही कट रही है। अब ऐसा तो नहीं कि और भी कट रही है, 6 4 10 8 18 5 23 3 26 नहीं कटेगी, 9 4 13 1 14 2 16 1 17 नहीं कटेगी, 3 1 4 2 6 4 10 9 19 नहीं कटेगी। मतलब आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पहली 28 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहां आप ध्यान रखिए, प्रथम x प्राकृत का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है n+1/। ठीक है, अब अगर मैं इसी में सम जोड़ दूं, प्रथम x सम हो, सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1, ये 2 हटा दीजिए, और प्रथम x विषम का कितना होता है, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। ये बात याद रखिएगा। इसी में अगर योग की बात कर दी जाए तो सभी में आप n का गुणा मार दीजिए, n × n+1/2, n × n+1 और ये n², औसत और योग। अब आपसे किसका पूछ रहा है, सम प्राकृतिक का, मतलब बात इसकी हो रही है जिसमें से n की वैल्यू कितनी है 28, मतलब आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 29 दिया गया है ऑप्शन पर 3 में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस याद रखिए, वर्ग का भी फॉर्मूला है, घन का भी फॉर्मूला है, अगर किसी पेपर में आएगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपए में खरीदता है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, 10% का लाभ, हानि भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब 10% इसका होगा कितना 52 रुपए, लाभ चाहिए मतलब उससे ज्यादा, तो 520 में आप 52 जोड़ेंगे तो उत्तर तो 572 ही आना है। हानि हो रही होती तो हमने घटा दिया होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 नल एक टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं, उसके बाद धीमी गति वाला नल बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को, यहां ध्यान दीजिएगा, शेष भाग की बात हो रही, मतलब आपको बचा हुआ काम निकालना है। तो शेष भाग को दूसरे नल द्वारा, धीमे वाले को बंद कर दिया गया, मतलब तेज नल के द्वारा। तो आप देखिए आपको दिया क्या गया भाई, एक नल मान लीजिए ए है, दूसरा नल मान लीजिए बी है, इसको टाइम 20 लग रहा है, इसको 25 लग रहा है, ये टाइम है, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, मतलब टंकी 100 लीटर की है, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, दोनों नलों को मिला के 9, और ये 10 मिनट तक चले, मतलब कितना हो गया, ये 90 तो भर गया। तो शेष भाग कितना है, शेष भाई टोटल नल तो 100 का था, उसमें से 90 आपने भर दिया, बचा कितना है 10। अब इसमें आप देखो 10, अब इसमें आप देखो ये वाले में धीमा नल कौन सा, ये वाला, बंद ये किया गया है, बंद ये वाला किया गया, मतलब अब भरा किससे जाना है, इससे। तो भरा किससे जाना है, तो इससे भरा जाना है, तो 10/5, मतलब उत्तर आ जाएगा 2 मिनट, और दिया गया है आपका सवाल में ऑप्शन नंबर 3 में। अब इसमें सवाल में कई बार शेष भाग को कई बार पूछ रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगे, तो भैया 10 मिनट तो वो पहले चल चुकी, 2 मिनट वो बाद में चल गई, मतलब अगर फुल टंकी भरने की बात हो तो उत्तर 12 मिनट, शेष भाग को भरने की बात हो तो उत्तर 2 मिनट। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक किताब का मुद्रित मूल्य 2000 रुपए है, उस पर 10% की छूट और फिर भी 20% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर आप लोग खुद एक चीज ध्यान दीजिए, कि 10%, देखिए सवाल वही का वही है जो सेम अभी आ चुका है,
10 की छूट 20 का लाभ, ठीक है। और मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य इतना है, तो उसका वास्तविक मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये देखिए दिखा भी है, ये देखिए। और द प्रिंटेड प्राइस मतलब ये मार्क प्राइस की बात हो रही है, मतलब एमपी दिया हुआ है, सीपी आपको निकालना है। और 10 की छूट अभी मैंने आप लोगों को बताया, 10 की छूट मतलब 90 का मामला है, 20 का लाभ मतलब 120 का मामला है, मतलब एमपी इज टू सीपी बराबर कितना है 120/90, मतलब कहानी हो जाएगी 4/3 की, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 2000 रुपए, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपए, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 500, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 1500 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अब ये सवाल और वो सवाल, एटलीस्ट डाटा तो इसमें बदलना चाहिए था, कम से कम परसेंटेज का ही डाटा बदल देता। पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, एक विक्रेता है, सेम सवाल आ गया, क्या बात है। जो आदमी इस पेपर में आया होगा, ठीक है, जिसका ये पेपर होगा, इसका उत्तर 900 रुपए हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जिसके में ये आया होगा, देखिए 3 ही सवाल एक डाटा के साथ है, 3 सवाल एक डाटा के साथ, 10 की छूट 20 का लाभ, ठीक है। ये देखिए एक सवाल तो ये है, एक अभी आप अभी यहां लगा चुके हो, ठीक है। और एक सवाल और कौन सा आया था, एक सवाल और कौन सा आया था, कहाँ चला गया जी। ये देखिए एक सवाल ये वाला, एक में 1900 रुपए डाटा है, एक में 2000 रुपए डाटा है, और एक में 1200 रुपए डाटा है। मतलब एक ही पेपर में 3 सवाल अगर इस तरह के आ जाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि उस बच्चे की किस्मत कितनी जबरदस्त है, ठीक है। 1200 रुपए मैंने क्यों कर दिया भाई, वही बात है, 4/3 तो आ ही रहा था। इस 4 की वैल्यू अगर 1200 दी गई है, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, मतलब ये कितना है 300, तो इसमें 300 का गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 300, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 900, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना दक्ष है, दक्ष है इसका मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी की बात हो रही है। बी की अगर 1 है तो ए की 2 है, ठीक है। और वो दोनों मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए ए और बी, ए बी से 2 गुना दक्ष है, टाइम का अपने को पता नहीं, लेकिन इफिशियंसी अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 2 है, दोनों के मिला करके 3 है, और अगर ये 16 दिनों में काम कर रहे हैं, मतलब टोटल काम कितना है 40, यही तो कहानी है। ए अकेले ए की क्षमता कितनी है 2 है, तो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा 48/2, मतलब कितने दिनों में करेगा 24 दिनों में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है, ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है, तो ए का वजन कितना हो। बढ़िया सवाल है, इस सवाल को आप 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 2 संख्याओं का इतना है, बाद की 2 संख्याओं का इतना है, ठीक है। दूसरा, अब इस सवाल को लगाना कैसे, पहली बात तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर का बंटवारा। अगर ए बी सी का औसत अगर 65 किलोग्राम है, इसका मतलब हम तीनों के वजन को 65 मान करके चल रहे हैं। ए और बी का अगर 63.5 है, मतलब हम इन दोनों को 63.5 मान के चले। बी और सी का जो वजन है वो कितना है 67.5 है, मतलब इन दोनों को हम 67.5 मान करके चले। अब आप देखिए इस सवाल को लगाने का जो डायरेक्ट तरीका है, देखिए 65 और 63.5, मतलब यहाँ कमी की हो रही है 1.5 की, 2 में कमी हो रही है, मतलब मामला ऋण 3 का है। और ये कितना है 67.5, मतलब यहाँ वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 2.5 की, और गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 5, मतलब टोटल फर्क कितने का है +2 का। और चूंकि बी दोनों में कॉमन है, तो 65 + 2, मतलब उत्तर हो जाएगा 67, उत्तर तो आपका ये है, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए, ये बेसिक से बता देता हूं मैं, a + b + c बराबर 65 × 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 195, 195, ठीक है। और a + b बराबर ये कितना है, कितना दिया था
63.5 गुणे 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 126, और B प्लस C ये बराबर कितना है 67.5 गुणे 2 मतलब ये हो जाएगा 135। इनका मिला करके 7 5 12 3 2 5 1 6 1 1 262। अब आप देख लीजिए A प्लस बी प्लस सी बराबर 262 है। अब देखिए A B और C इसकी वैल्यू 195 है, मतलब जो B है ये कितनी हो जाएगी 67। ये बेसिक से है, ये डायरेक्ट है। इसको आप चाहोगे तो सवाल को पढ़ते पढ़ते आप आंसर टिक कर दोगे, इसको लगाओगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक ये है, लगाना आपको ऐसे है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है 16,500 रुपए को 10% और 12% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि कुल ब्याज 3,620 रुपए है तो 12% पर निवेश की कितनी राशि थी। बात किसकी है, मामला किसका है, एलिगेशन का। दो अलग अलग चीजें मिलकर के कोई एक चीज बना रही हैं, मतलब मामला किसका हो गया, मिश्रण का। तो यहां पर हम करते क्या है भाई, 16,500 रुपया था। पहला वाला मामला कितना है 10% ब्याज है, और दूसरे वाले में ब्याज कितनी है 12%। ठीक है, तो 10% है तो यहाँ तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर उसको ब्याज कितना मिलेगा 1,650। 10% का मतलब एक जीरो भूल जाओ। 12 का है तो 12 पंचे 60, 12 छः 72 और 6 78, 12 कम 12 और 7 19। यहाँ उसको ब्याज कितना मिलेगा 1900। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 1%, देखिए 1% की वैल्यू तो ये हो जाएगी, तो 10% की 1650, 1% की अगर इतनी है तो 12% की तो 12 का गुणा मार दीजिए। लेकिन वास्तव में जो उसको मिला है वो कितना मिला है, अच्छा 2 वर्षों का मामला था। ओहो हो, चलिए यहीं पे मैं 2 का गुणा मार देता हूं, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा 3300 रुपया, और ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 19 दूनी 38 और 39 रुपया। लेकिन वास्तव में जो उसको मिला है वो कितना मिला है 3,620। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, इसमें घटाएंगे तो देखिए 3620 में से 3300 घटेगा तो 320 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 60 में से 20 घटा तो 40, 39 में से 36 घटा तो 3, 0 और 0 कैंसिल, ये 17 और ये कितना हो जाएगा 16, और ये सब मिला करके कितना है 16,500 रुपये। मतलब 33 बराबर है 16,500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे तो सीधा सीधा भाग जा रहा है 500 रुपया। अब आपसे पूछा किसका है 12%, 12% का मामला 16 है, तो कितना हो जाएगा 500 गुणे 16, मतलब आपके सवाल का जवाब है 8,000 रुपया। दिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। 8,500 नहीं होगा क्योंकि 8,500 किसका है 10% वाले का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। बने हुए घनाभ का आयतन, कई बार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेता है। देखिए जब दो घन है, अगर ये 8 के थे, अगर मैंने इन दोनों को अगर मिला करके रख दिया है, तो अब इसके बाद कहानी क्या बनेगी, इसके बाद जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि भैया इसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी 8 + 8 मतलब कितनी हो जाएगी 16। लेकिन इसकी जो विड्थ है ये अभी भी 8 रहेगी, और इसकी जो हाइट है ये अभी भी 8 रहेगी। और घनाभ का जो आयतन है वॉल्यूम जो है वो कितना होता है L × B × H, मतलब 16 × 8 × 16। ठीक है, 16 × 8 128, 8 × 8 64, 12 × 8 96, 96 और 6 102। उत्तर हो जाएगा 1024, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अब यहाँ हमारे बच्चे गलती क्या करते हो, दो घन अगर मिला दिए तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को बढ़ाते थे। भैया एक घन ये है, एक घन ये है, इन दोनों को अगर मैंने मिला करके रख दिया तो केवल लंबाई बढ़ी है ना, चौड़ाई तो अभी भी घन की वही है, ऊंचाई भी घन की वही है। ठीक है ना, दो घन थे तो दो घनों को मिला दिया तो केवल लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 49 रुपए की एक राशि है, ए बी और सी में बांटी जाती है। ए को बी से 5 रुपए अधिक और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवालों को जैसे दो लोगों के बीच मान लीजिए मुझे 100 रुपए बांटने हैं, 100 रुपए बांटने, और एक को मुझे दूसरे से 20 रुपए ज्यादा देना है, तो तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि भैया 20 रुपए में पहले से अलग कर दूं, बचेगा 80, दोनों को 40-40 दे दूं, दोनों खुश, दोनों को बराबर बराबर मिला है। और जो 20 रुपए मैंने अलग किए थे, जिसको मुझे ज्यादा देना है उसको 20 रुपए दे दो, तो एक को 60 मिल जाएगा, एक को 40 मिल जाएगा। मतलब जिसको ज्यादा कम देना है उसको आप दे दीजिए। अब यहाँ देखिए
सवाल को देख करके ये पता लग रहा है कि सी को सबसे कम पैसे मिल रहे हैं। सी को अगर कम मिल रहे हैं तो बी को इससे 4 ज्यादा मिल रहे हैं और ए को इससे भी 5 ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब ए को जो सी से ज्यादा मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 9 रुपए, और दूसरे वाले को बी को कितने मिल रहे हैं ज्यादा, 4 रुपए। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब इसको आप चाहते तो एक चीज और भी कर सकते थे। 16 अगर इसको मैं मान लीजिए बी से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बी से कंपेयर, एक को 4 कम एक को 5 अधिक, मतलब अंतर कितने का, एक का। एक का अंतर है तो यहां से एक अलग कर दीजिए तो बी को मिलेंगे 16, तो 16 5 21, ए को मिलेंगे 21, और सी को 4 कम तो उसको मिलेंगे 12। तो उत्तर तो ये है। और अगर यहां से मैं अलग करता तो ये कितना हो जाता, 9 4 13। तो मैं क्या करता, 49 में से 13 को घटा देता तो कितना आ जाता, 36। 3 लोगों को बांट देता तो कितना मिल जाता, 12। मतलब सबसे कम वाले को मिलना है 12। अब बी को इससे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 4 रुपए, तो इसको कितना ज्यादा मिलेंगे, 16। और ए को इससे भी 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो इसको कितना मिलेंगे, 21। अगर मैं बी को बेस मानता तो एक तरफ ऋण 4 है और एक तरफ धन 5 है, मतलब कितने का अंतर है, एक का। तो ये 1 रुपए तो ज्यादा ही देने हैं। तो 49 में से अगर मैं एक को घटा दूंगा तो 48, 3 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब इसको मिलते 16, एक को 4 का मतलब 12, एक को 5 अधिक मतलब 21। कहानी वही है, 21 16 12, 21 16 12। लेकिन आप इसको a प्लस बी प्लस 5, ए प्लस बी प्लस 5, सी माइनस 4 ऐसा करके अगर आप सवाल लगाओगे तो जबरदस्ती में आप टाइम अपना किल कर जाओगे। सवाल लगाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सबसे छोटे वाले मतलब सी को आप दिमाग में रख लो, और या तो आप बी को दिमाग में रख लो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है निकटतम रुपए तक पूर्णांकित। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर 3% की बात है तो एक तरीका तो यह है कि 100 से मामला कितना हो रहा है, 103 का, घाते 3 लगा दीजिए, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि जब 3 वर्ष का मामला है मतलब कहानी ये है। और अगर 3% की बात है तो ये 3 का स्क्वायर और ये 3 की घाते 3। यहां आपको डबल जीरो लगाना है और यहां आपको 4 जीरो। अब आप देखिए 3 तिहाई 9 प्लस 3 त्रिका 9, 0.09 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा तो 9 तिया 27 आएगा, तो 0.27 हो जाएगा। और 3 तिया 9 तिया 27, 4 अंकों में जीरो लगाना है तो ये हो जाएगा। ये कहानी। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 9.27 और फिर 27। यही तो कहानी। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 25 रुपए। अब इसमें आपको गुणा किसका करना है, 125। 125 का गुणा करना है, इसका मतलब 8 का भाग देना है। तो 8 कम 8, 8 कम 8, 8 पंचे 40, 8 नाम 72। ठीक है, फिर 8 नाम 72 भाग ना पहुंचे लब्धेश। ठीक है, अब देखिए तो 8 का भाग देने के बाद आपको 3 का क्या करना है, 3 जीरो बढ़ा देने हैं। 3 जीरो बढ़ा देने तो यहाँ 4 तो पहले से थे, 3 आप हटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1159 रुपया। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 125 के गुणे का मतलब होता है 1000/8। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 125 का मतलब होता है 1000/8। तो 8 का भाग दिया और 3 दशमलव, ये 3 दशमलव मैंने आगे निकाली। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ए बी से 2 गुना आगे है, बी सी से 3 गुना आगे। क्या मामला है, ये आगे है, इसका मतलब चाल की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है। सी 42 मिनट में यात्रा पूरी, और फिर बाद में ए और सी की बात है। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रहा हूँ, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में 80% सवाल केवल एक चीज पर पूछे जाते हैं, और वो क्या है कि अगर आपकी दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अब आप देखिए ए बी से 2 गुना आगे है, मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूं, अभी टाइम की बात हो रही है। मतलब ए बी से 2 गुना आगे, मतलब ये 1 चला है तो ये 2 चला है। ठीक है, बी सी से 3 गुना आगे है, बी और सी का मामला है, बी से मतलब ये 1 चला है तो ये 3 चला है। इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए ए बी और सी का जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, बी का टाइम कितना, 3 एक कम 3, और सी का टाइम कितना 1। ये कहानी है टाइम की। तो अगर आप इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो ये तो टोटल 6 ही हो गया। तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 6। ये इफिशियंसी की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर टाइम, चूंकि मैं, अच्छा इफिशियंसी टाइम एंड वर्क का तो मामला ही नहीं है, चलिए
अब मामला किसका है, ए और सी का, ए और सी। तो टाइम अगर ए का 6 है, इसका 1 है, तो स्पीड कितनी, इसकी 1 तो इसकी 6, यही तो कहानी है। ठीक है, तो ये कितने मिनट में पूरी कर रहा, 42 मिनट में, तो ये कितने मिनट में पूरी करेगा, 7 मिनट। यही तो स्थिति आएगी ना, और ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, और ये। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्पीड और टाइम अगर दूरी समान है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है ना। अब जितनी दूरी वो तय कर रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड का आपने निकाल लिया, रेशियो ये आ गया, ये स्पीड का मामला था। अब आपको ए और सी की बात कर रहा है, तो ये 6 और 1 है, तो ये 1 और 6 होगा। 6 की वैल्यू 42 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मिनट। ठीक है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला सवाल बेसिक सिंप्लीफिकेशन का है, गुणा लगा है, भाग लगा है, मतलब सबसे पहले तो आपको इसी को हल करना है। तो मामला क्या है, 5/6 गुणे 4/5, भागे को गुणे में बदलेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6। अब आपका बचा क्या, बचा है 2/3 माइनस इसकी कहानी हो गई 1/2 और प्लस कितना है 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बस आप उसको हल कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है या है। एक समांतर चतुर्भुज सदैव समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूरी क्या होती है, समान होती है। और समांतर चतुर्भुज ये है भाई, ये आपका समांतर चतुर्भुज है और ये आपका समलंब चतुर्भुज, यही तो बात हो रही है। तो ये जोड़ा समांतर है, इसका भी ये जोड़ा समांतर है, और ये जो लंब है ये समलंब है, मतलब इनकी दूरी क्या होती है, इनकी लंबाई आपस में बराबर है। यहाँ पर भी इनकी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। लंब तो यहाँ भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, फिर आपको बोला एक समलंब चतुर्भुज में एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD है। ठीक है ना, देखिए समलंब चतुर्भुज ये है, समलंब चतुर्भुज ये बोल रहा है ये AB है और ये CD, ये दोनों समांतर है। AB समांतर CD उसने दे रखी है। कोण DAB, कोण DAB इसकी बात कर रहा है, और फिर CBA इसकी बात कर रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तब ABCD क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, ये होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यद्यपि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, ये दोनों बराबर किस स्थिति में हो सकते हैं, इस स्थिति, ये वाली कहानी, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। अब ये वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग 180 अंश। ठीक है, ऐसे इनका योग 180 अंश, इनका योग भी 180 अंश, मतलब ये भी सही है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में अगर ये कंडीशन बन जाए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, चक्रीय। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है एक आयत को एक समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है, समचतुर्भुज को आप लोग चाहे कहीं लिख लीजिएगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है, आयत का, मतलब ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों सही होंगे, ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 साल बाद रमेश की आयु उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी होगी। 5 साल के बाद, और 5 साल पहले, देखिए ये 5 वर्ष बाद बोल रहा, 5 वर्ष बाद। ठीक है, किसकी किसकी बात है, रमेश की और उसके बेटे की उम्र, उसके क्या उम्र की क्या होगी, 3 गुनी होगी, मतलब ये 3 है तो ये 1 है। और 5 साल बाद, 5 वर्ष पहले, ये रेशियो कितना था, 7 और 1 का, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10-10 का। बस यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हो आप। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा,
3 एक कम 3, 7 एक कम था, 7 माइनस 3 मतलब ये मामला है 4 का, और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 10 एक कम 10, तो 70 माइनस 10 मतलब ये मामला कितने का है 60 का, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इसकी उम्र पूछा हुआ है रमेश की, तो 15 मतलब यहाँ कहानी कितने की है 15 तिया 45, ये 15 गुणे 3 हो जाएगा। लेकिन ये बात कब की है 5 वर्ष बाद की, ये कब की है 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी वर्तमान, मतलब 5 वर्ष पहले, सॉरी वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान मतलब यहां से 5 वर्ष पहले, तो जो वर्तमान है वो कितनी हो जाएगी 45 माइनस 5, उत्तर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। कहां दिया गया है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 8, पी आर बराबर 10। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1:4 है, तो ए बी किसके बराबर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज में भुजा लंब माध्यिका परिमाप इनका अनुपात बराबर होता है। जब एरिया की बात करते हैं तो इनके वर्ग के अनुपात, वर्ग करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है अनुपात निकालने के लिए। तो अगर एरिया देकर के आपसे भुजा की बात कर रहा है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, ये है मामला ए बी सी का, इस और ये है मामला त्रिभुज क्यू आर और, ठीक है। अब आप देखिए इनका जो रेशियो ये 1:4 है, तो जब भुजाओं का जब अनुपात आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा √1 √4, मतलब 1:2 की बात। अब देखिए भुजाएं कैसे देखना है, ए बी की बात कर रहा है वो, ए बी की बात कर रहा है। देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 6, ठीक है, क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 8, और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है 10, और आपसे ए बी पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। देखिए ए बी तो ये डायरेक्ट है ए बी, तो ये मामला आप देखोगे किसको क्यू आर को, किसको देखोगे क्यू आर को, तो क्यू आर कितना है 8 है, और इसका रेशियो कितना है ये 2 है, मतलब 2 बराबर कितना है 8, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, मतलब ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहां एक बात ध्यान रखिए, इसमें जरा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये कहने की बात कर रहा था, ये है बात, ये है ए बी सी और ये है क्यू आर और। अब आप देखो ए बी क्यू आर, बी सी आर पी, और ये ए सी क्यू पी, ठीक है। मतलब यही कंडीशन चलती, देखिए ए बी बी सी सी ए क्यू आर आर पी पी क्यू, यही कंडीशन वहां पर भी है। अब आपसे जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा। यहां पर आप देखो ये रेशियो ये आ गया, मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अब ए बी निकालने के लिए, ए बी जब मुझसे पूछ रहा तो इसके समानुपात में ये क्यू आर है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी, तो 2 चौके 8, मतलब 1 की वैल्यू 4, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक एक छोड़ करके आप संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसके बाद उनको घटा लीजिए, अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब जैसे यहाँ ऐसा बोल रहा है, ये जैसे ये है सवाल, मान लीजिए मैं लास्ट वाला ही देख लेता हूँ, ये बोल रहा है 95 61 27, ऐसा जोड़ना है आपको ये, तो 5 1 6 7 13 आ जाएगा। यहाँ देखिए आप 9 6 15, 15 और 2 17, 17 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाए 4, लेकिन आना कितना चाहिए या तो 0 और या तो 11। यहां आप देखो इसको जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 17 और 4 21, इसको जोड़ेंगे इसको तो 9 7 16, 16 और 5 21, 21 में 21 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये संख्या तो कट रही है। अब बाकी आपको देख लो ये नहीं कटेंगी, 6 1 7, 9 7 16, और ये देखिए आप 4 2 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं कट रही है। इसको आप देख लो 9 3 12, 12 5 17, ठीक है। इधर आप देखोगे तो 8 2 10, 10 और 1 11, 17 और 11 आ रहा है, ये भी नहीं कट रही। केवल कौन सी संख्या कट रही है, ऑप्शन नंबर 1 की, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, 40 का 60%, 60%, ठीक है। 60% का मतलब 3/5, तो ये 24 हो जाएगा। 15 का 1/5 3 हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछ रहा तो 21 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल इन द सेंस आपके लिए बढ़िया इजी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 17,600 रुपए की राशि को राजा राम और मोहन में 6:7 के अनुपात में बांटा जाता है, मोहन का हिस्सा कितना है। क्या बात है, देखिए आपको जो कह रहा है, राजा है
राम है और मोहन है। ये है 6, 7 और 9। तो टोटल कितना, ये टोटल कितना हो गया, 7, 6, 13 और 9 22। 22 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17,600। सीधा सीधा कट रहा है ये। एक की वैल्यू कितनी है, 800। आपसे पूछा किसका है, मोहन का। मोहन का ये है, तो 9 गुणे 800, उत्तर कितना हो जाएगा, 7200 रुपये। 7200 रुपये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है, 40। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, इसे मैंने आप लोगों को बता दूं, इसमें 3 फार्मूले, ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, ये बात याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर बराबर। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी में क्या होता है, ये a प्लस बी प्लस सी ही रहता है। ठीक है, यहां हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या दिया रहता है, तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और चौथा फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहां बटे 2 है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका चौथा फॉर्मूला है। अब जरूरत के हिसाब से इन चारों फॉर्मूलों में से जो आपको डाटा दिया गया है उसको आप यूज कर लीजिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। अब आप देखिए, आपको वैल्यू किसकी दी गई है, a प्लस बी प्लस सी की और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। अब आप देखिए इसमें कहां पे आ रहा है, ये वाले फॉर्मूले पे आ रहा है, मतलब हमें यूज करना है और ये वाला। ठीक है, अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो गया 6 बटे 2। फिर 3 गुणे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 40, तो ये 40 हो गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, तो 6 का स्क्वायर। यही तो कहानी है। अब आप देखिए ये 3 हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 120 माइनस 36, मतलब 3 गुणे, ठीक है 36, 100 में से 36 घटेगा 64, 20 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84, 3 चौके 12, 3 अठे 24 और 1 25, 252 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये 4 फार्मूले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा डाटा आपको दिया गया हो उसके हिसाब से आप फार्मूले को यूज कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये सेशन यहां पर खत्म होता है। पिछले दिनों जो पेपर आया था लगभग उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने इस सेशन में शामिल करने का प्रयास किया। अभी जब आप पेपर में बैठेंगे, अगले पेपर में जो भी बच्चे हमारे बैठ रहे हैं, हमारा ये अंदाजा कहां तक सही है और आपका पेपर पैटर्न किस हद तक मैच किया। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो और जो देने वाले हैं वो, दोनों लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।